तो मैं ये बोलता कि आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट में अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो और 90% पैसा जो है ना आपको इन्वेस्ट करके रखना है। और जब आपको पैसे की जरूरत पड़े, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पोर्टफोलियो में जो बुरे शेयर्स है उसको जो है काट के या फिर इसमें अच्छे शेयर में उसको आप डिप्लॉय करेंगे। इसमें होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब आपको 25 रुपए की जरूरत है, एग्जाम्पल लीजिए, आपको 25 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे कि 10 रुपए तो आपके पास में था, यहाँ पे बचे हुए आपके पोर्टफोलियो में फ्री अमाउंट है, 15 रुपए आप इंतजाम करने के लिए आप क्या करते हैं, जो शेयर जो है प्रॉफिट में चल रहा है आप उसको काट देते हैं। कहते हैं कि भैया जो है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि प्रॉफिट आगे से प्रॉफिट बुक कर देता हूँ, और जो लॉस में उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर है वो इंसानों के सोचने के तरीके के उल्टे डायरेक्शन में चलता है। हमेशा जो प्रॉफिट में रन कर रहा है उसको जो है आप चलने दीजिए। ये जब आप करेंगे ना, ये कहना तो बड़ा इजी है कि प्रॉफिट वाले को रहने तो लॉस वाले को निकाल दो, लेकिन लॉस वाले को निकालने के लिए जब आप लाइव मार्केट में जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मैं गलत, आपको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसका मतलब आप सही कर रहे हैं मार्केट में। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडर जो होता है ना, जो ट्रेडर जो होता है उसको सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर का। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको बहुत पहले, एक क्वेश्चन पूछा था कि एग्जांपल लीजिए, अगर आपको एक गेम खेलना है और इसमें 4 जो है पत्थर के टुकड़े हैं और एक ब्लैक है और 4 वाइट है, अगर आप व्हाइट वाले को निकालते हैं तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, ब्लैक वाले को निकालते हैं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, और 4 अटेम्प्ट लेने हैं आपको। और दूसरा बॉक्स है जिसमें से सिर्फ व्हाइट पत्थर है, लेकिन एक बार जो है, एक मिनट होल्ड करेंगे आप, ठीक है। वो कहानी याद होगी कि उसमें एक बार निकालने का सिर्फ 75 रुपए आपको मिलेंगे। तो उसमें जो है आप कहेंगे कि भैया मैं, लोग क्या करते हैं वो सेकेंड अटेम्प्ट ले लेते हैं कि भैया 75 रुपए फिक्स तो मिल रहा है ना, और पहला वाला नहीं लेते हैं। तो उसमें यही दिक्कत है कि भैया जब आपको गेन करने का जब जब प्रोबेबिलिटी है ना, तो आपको जो है हमेशा जो है रिस्क लेना है जब आप गेन कर रहे हैं। तो हमेशा जो है आप जो है एक मिनट रुकिए, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। एक मिनट, ये काम पहले खत्म कर दो, एक मैसेज से रिप्लाई कर दो। तो आपको हमेशा जो है लॉस वाले को जो है निकाल देना है, प्रॉफिट में जो रन कर रहा है उसको रहने देना है। जैसे पीएनसी करके जो शेयर था उसको मैंने आज निकाल दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाला, लॉस में नहीं निकाला। और मेरे पास में एक यूबीएल है, यूपीएल है, सॉरी यूपीएल तो शराब की कंपनी है, यूपीएल है, ये मैं प्रॉफिट में हूँ इसमें, तो इसको मैंने नहीं निकाला। जबकि जब मैं निकालने जा रहा था तो मेरा जो हाथ है एग्जिट करने के लिए जो है इसी यूपीएल पे जा रहा था कि जो है इसको निकाल दो, ये तो मैं प्रॉफिट में हो। लेकिन मैंने इसको नहीं निकाला क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो प्रॉफिट में है उसको प्रॉफिट में रहने दो। मैंने जो सबसे कमजोर शेयर को निकाला, सबसे कमजोर शेयर कौन था, वही जो पीएनसी करके था, क्या नाम तुमने लिख के भी रखा है, पीएनसी इंफ्रा, उसको मैंने निकाल दिया। मैंने 174.85 पे उसको लिया था और उसको 174 पे मैंने निकाल दिया, तो 85 पैसे के लॉस पे निकाला। इस तरह से आपको आगे चलना है। कोई क्वेश्चन है सरफराज आप जी एक लोग का बार तो वेल, पूछ लीजिए। सरफराज जी एक बार वेल देखिएगा ना, वेल को, अभी देखता हूँ, वेल एंड इंडिया बुल, सॉरी वेल एंड एलआईसी हाउसिंग अभी देखता हूँ, इस महीने के लिए। अभी देखता हूँ। सर एक पीएनबी हाउसिंग का भी शेयर है, बहुत मतलब वो बढ़िया कोविड शेयर से है, पहले 800-900 रुपए का था, बहुत बट बढ़िया उसने शेयर है। लॉकडाउन में 140-45 का वो लगाया था, लो मैंने लगाया था। मैंने उस पर जो है कमेंट्री की थी, कुछ लोगों को बाई करवाया था, लेकिन मैंने खुद बाई नहीं किया था। तो मैंने इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि अब धीरे धीरे करके जो है ना, धीरे धीरे करके जो है ना, मैं खुद के ट्रेड पे ज्यादा फोकस करूंगा ट्रेनिंग के बजाय। अभी क्या वो 376 पे चल रहा है। देखिए हाँ, पीएनबी आप क्या बताइए, क्या बोल रहे थे आप दया जी, कौन सा स्टॉक? वेल वेल भेल, हाँ वेल एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हाँ देखता हूँ। एक इस और महीने के लिए 15-20% जी, आप भेल में तो न्यूज थी अभी कुछ दिन पहले, ये जो मूवमेंट आई थी ना, ये मूवमेंट कहाँ गया, हाँ। अगस्त मंथ की बात है। ये मूवमेंट जब आई थी ना, तो लोगों ने इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी थी कि इसमें कुछ न्यूज है। नहीं, या यहाँ पे ये वाला मूव के बारे में शायद मैं बता रहा था। क्या आपको यहाँ पे कोई कोई न्यूज आया हुआ है, बताइए, आप शेयर कीजिए।
नहीं 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 सरफराज जी, न्यूज तो आप वो तो सभी को मालूम है। मतलब वेल विल सपोर्ट मेक इन इंडिया, मतलब नोएडा की सारी हाँ फैक्ट्री को रॉ मटेरियल जो है यही प्रोवाइड करेगा सारी जी मोबाइल के लिए। तो जी वो जी। एक मतलब दैट इज अ लॉन्ग टर्म। मोर फ्रॉम द चार्ट पैटर्न मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे है। बहुत अच्छे ब्रेकआउट तो इसने, अगर 20-25। आप रेगुलर देखते हैं तो ब्रेकआउट तो यही है, देख रहे हैं यही ब्रेकआउट था। हाँ ये डब्लू बना रहा है, अभी भी ये अच्छे पोजीशन पे है जी। हाँ, तो मैं थोड़ा इसमें इन्वेस्ट हो रहा हूँ इस महीने के लिए, ये LIC है इसमें। बहुत बढ़िया। ये आपको BHEL लग रहा है बिल्कुल क्या? बढ़िया जी। एक बार फंडामेंटल देखिएगा, मुझे लगता है एक अच्छा पैसा दे देगा डबल की तरफ। ये अभी ये बहुत बढ़िया स्टॉक है अभी। जो जो सेक्टर आगे जाने वाले हैं उसमें से जो है ना, ये इसमें BHEL भी है और अशोक लेलैंड है और ये है गेल है। गेल के बारे में भी आप पूछ रहे थे क्या? GAIL गेल। नहीं नहीं, गेल तो मतलब गेल तो आप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मालूम नहीं और ज्यादा जाएगा कितना। मैं आपको बता रहा हूँ भेल के बारे के पहले, मेरे जीजा जी हैं, उनको मैं आपको मैं हम्म चैट में पर्सनल बातें हैं जिसमें दिखा नहीं सकता, उसमें मैंने उनको हम्म कसम दिला, उनको उन्होंने गेल को बाई किया था। चार्ट के दिखाऊं, गेल को उन्होंने बाई किया था 90 रुपए पे। मैंने उनको हम्म। कहा था और जो है ना वो नीचे जब वो 100 पे सॉरी। आया ना, जब वो 100 पे आया तो इतने खुश हो गए वो, जैसे लगा था कि वॉरेन बफेट बन गए वो। मैंने कहा मत निकालिए इसको, इसका चार्ट बहुत बढ़िया है, ये कम से कम 110 जाएगा, कम से कम 110 जाएगा। लेकिन उनसे रहा नहीं गया प्रॉफिट देखने के बाद में, और उन्होंने 102 पे निकाल दिया था, और इतना खुश कि पूछो मत। आज वो 115 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और हेवी क्वांटिटी के 118 साथ। सर, आज 118। 118 मिला था। तो बात यही है कि भैया, जो इसलिए कहते हैं जो चीज प्रॉफिट में है ना उसको आप चलने देंगे, ये रूल है। लेकिन शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होगी, बाद में जो है जब एक बार आदत पड़ जाएगी ना तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत पैसा बनाएंगे। जो प्रॉफिट में है उसको चलने दीजिए, लॉस में उसको काटिए जल्दी से जल्दी। भेल का देखिए, हम फंडामेंटल देख लेते हैं क्या है। 11,700 करोड़ की कंपनी है, 52 का हाई है, 18 का लो है। स्टॉक PL बुक वैल्यू पे है, फेस वैल्यू 2 रुपए का है। एनीवेज ये सब हमें जरूरत नहीं है। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, ये सारे हैं। हैवेल्स इंडिया, ये तो ब्लू चिप है, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है। लेकिन हैवेल्स ने लोगों को करोड़पति बनाया हुआ है। हैवेल्स जो दिल्ली के लोकल इलेक्ट्रीशियन, छोटे से इलेक्ट्रीशियन की कंपनी है। मेरे जो एक रिलेटिव है उनके दोस्त की कंपनी है। तो मेरे हैवेल्स की कहानी बता दूं कि हैवेल्स का जो फाउंडर है वो, और मेरे जो ससुर जी है वो, ये दोनों साथ में इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे ससुर जी जो है वहीं रह गए, मतलब वहीं रह गए, मतलब उन्होंने भी अच्छा पैसा बनाया है, बहुत बढ़िया पैसा बनाया है। ये हैवेल्स देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। ये मारवाड़ी लोगों का है ये। और अभी बहुत अच्छा आपने ये दोनों नीचे का जो वी गार्ड एंड ABB, दीज आर मल्टी मिलियनरी, ये दोनों बनाएगा अभी। अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, वी गार्ड के बारे में पता है, इसके बारे में ये दोनों आप। दोनों दोनों। दोनों 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 अभी आया है, देखिएगा बहुत बड़ा मजेदार स्टॉक है। अभी तो जी मैं जी देख रहा हूँ इन दोनों को, बट जी। अभी मुझे लग रहा है वेल थोड़ा दे देगा इस महीने में, ऐसा है। हाँ, तो बेल उसका का और देख पैटर्न जो है लेते ना। हैं जी। हम्म पैटर्न तो बहुत बढ़िया उसका बना हुआ है। और जो मोदी गवर्नमेंट है ना, ये चूंकि मेक इन इंडिया वाला जो सपोर्ट कर रहा है, तो BHEL को मिलिट्री का भी मिला हुआ है बहुत सारा ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं कुछ भी, कोई भी बात कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि चीजें दिमाग से निकल जाती है। कुछ दिन पहले जो मोदी जी ने जो अनाउंस किया था कि हम जो है अपने जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही तैयार करेंगे, तो और राफेल वाला बात हो रही थी, तो उसमें BHEL को उसमें शेयर था, अशोक लेलैंड को था, उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, इसलिए ये शेयर ऊपर गए थे। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो इतनी जल्दी जो है खत्म नहीं होते हैं, तो आई एम श्योर कि आगे भी चीजें जब जैसे जैसे धीरे धीरे इन कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे, देसी घरेलू प्रोजेक्ट, ये सारे जो है मल्टी बैगर काउंट होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जैसे आप नेक्स्ट जनरेशन के जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं या 10-20 साल के जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें सारे ये पिटे हुए जितने स्टॉक है ना, जैसे इंडियन ऑयल है, ONGC है, BHEL है, अभी थोड़ा सा गेल भी, अभी भी गेल जहाँ खड़ा है उसको अभी भी पिटा हुआ ही कहेंगे आप। और जो है ना एकदम पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। ये सारे ना पेनी स्टॉक को आप इकट्ठा कीजिए और रिटर्न के लिए नहीं, बस इसको डाल दीजिए कि भैया अगली जनरेशन जो है मेरी अच्छे से जो है, इसमें से एक स्टॉक भी चल गया ना तो सारे मल्टी बैगर बन जाएंगे ये, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ये सारे जो है पिटे हुए स्टॉक पे, जो गवर्नमेंट के स्टॉक है उन पे आप डालते रहिए। मैम देखिए ये चेक। सरफराज जी, आपका आपका रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो चुका है।
रेवेन्यू रेवेन्यू बाकी तो ठीक है, रेशियो तो एनालिस्ट लोग देखेंगे। 1900 से 3600 चला गया है रेवेन्यू ऊपर में। वो इसका ईयर ऑन, तो वो एक बहुत अच्छा जंप है, एक मुझे वो दिख रहा है। ये एनालिसिस में देखिए क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.4 टाइम्स बुक वैल्यू। ये देखिए मतलब भेल कितना नीचे है, अगर भेल कितना भी ऊपर चला जाए फिर भी ये सस्ता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रियल जो प्राइस है वो 0.43 टाइम्स पे है, यानी कि आधे से भी सस्ता भी मिल रहा है जो बुक वैल्यू है उससे भी। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब का कौन सा है, क्लोज पे देखिए कि बहुत ही जो है बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे है, 0.43 टाइम्स है, आधे से भी कम। अभी मेरा एक स्टॉक है अराउंड वो 4-5 टाइम हो गया। बताइए। मैंने लिया था, आई थिंक सबको, ज्ञान जी को भी बताया था पहले। जी बताइए। मुझे नहीं बताया था, बताइए। नहीं, वो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। पीपल क्या हुआ था जब अपना कोरोना टाइम आया था ना, उस टाइम में लोग चिकन विकन भी खाना छोड़ दिए थे। हाँ जी जितने भी चिकन की स्टॉक है सब नीचे चले गए थे। जी इवन चिकन के लिए जो अलाइड कंपनीज है वो सारा, उसमें से मैंने बहुत पैसा कमाया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, एक स्टॉक को छोड़ दिया। बहुत सस्ता था, उसका नाम है सिमरन फार्म्स। अच्छा। क्योंकि हाँ मतलब मैं उस बिजनेस में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा पता चलता है। नोबडी वुड हैव इन्वेस्टेड। अभी मेरा 60 रुपया। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बताऊं, मैं लॉस बताऊं 50 लाख का। बताइए। ये सिमरन फार्म में मैं बेच नहीं पा रहा था सरफराज जी। इससे निकलना मेरे को आफत हो गया था, 1 महीना लगा मेरे को इससे बाहर निकलने में। क्या कहानी क्या है बताइए शॉर्ट में। रोज सर्किट लगता था इसमें, यहाँ पे मैं बेच ही नहीं पाता था सिमरन में। अच्छा, जब दया जी ने मुझे बताया था। कितने पे खरीदा था, कितना पे निकलना चाहते थे, बताइए एक बार। वो कोई वही 20-22 रुपए के आसपास में था। अच्छा, यहाँ पे आप नहीं निकल पा रहे होंगे इस एरिया में कहीं। 30 रुपए तक जा करके 30 या 32 पे मैं बाहर निकला। अच्छा, अब खरीदा कितने में था आपने? वही 20-22 रुपए में। अच्छा, समझ गया। और ये 50 लाख का लॉस क्या बोले थे दया जी, बताइए एक बार। कंपनी का नाम है कुशल ट्रेड। कुशल ट्रेड लिंक। ये है क्या? 500 पे लिया था, मतलब ओवरऑल एवरेजिंग 250 का है, अभी 3 रुपया हो गया है। आपने मतलब क्या प्यार था इस कंपनी से, मतलब आपके किसी जानने वाले की कंपनी है, क्या प्यार है? बस वही जानने वाली कंपनी है। हाँ, तो इसमें लगाया था 40-50 और ये अच्छा। 3 रुपया पे चला गया। मतलब जब समय था बेचने का उस टाइम में मैं बाहर चला गया था। अच्छा। आपको बोला ना, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं समय पे नहीं रह पाता हूँ बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन। वैसे दया जी का वेंकी भी बहुत अच्छा चला है। वो तो कमाल का था। 650 रुपए से अभी शायद 1600 रुपए पे पहुंच गया है। दया जी ने कब कहा था ये लेने के लिए, मुझे भी याद आ रहा है, कहा था इन्होंने वेंकीज। नहीं, उस समय आपसे मिले नहीं थे, ये लॉकडाउन के पहले की, लॉकडाउन वाली बात है। अच्छा, नहीं वेंकीज फरवरी मार्च में। इसके बारे में मैं जानता हूँ, वेंकीज मैंने भी कहा था लोगों को। ये बिल्कुल अननोन स्टॉक नहीं है। अभी 2 स्टॉक जिन्होंने बताया वो तो अननोन स्टॉक है मेरे लिए, तो ये तो अच्छा स्टॉक है। देखिए दया जी, मैं यही बोलूंगा कि देखिए बात ये है कि चलिए आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा इस टॉपिक पे। अभी ग्रुप में क्या बोलूं, यही दया बोल रहा जी हूं कि आइडिया के बारे में नहीं बोलिएगा। आइडिया तो अच्छों को डुबाया है आइडिया ने किसको डुबाया। मतलब एक बार क्या हुआ, मैं आइडिया पे मेरा बेट था, आइडिया पे मेरा बेट था 2 रुपया 85 पैसा पे। अच्छा। बेट का एक ही कारण था, बिरलाज आर बेटर पोजीशन देन रिलायंस अंबानी। अंबानी का प्रोडक्ट पिटता है, एक ही सेक्टर है वो, बिकॉज ऑफ सम अदर, बिकॉज ऑफ जो चल रहा है उसका, वो उसका अलग कारण है, नॉट बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। तो बिरलाज आर ऑलवेज वेरी स्मार्ट एंड दे नो हाउ टू रन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। यही मेरा थ्योरी था, एंड आई थिंक 3 टाइम आइडिया भी दिया सभी को। तो आपने कितने पे लिया था आइडिया को? नहीं, हम लोगों ने बहुत बार लिया था, मतलब एक बार नहीं, लो से लेके 2.5-3 रुपए से शुरू हुआ था कहानी। और ये 2.5-3 रुपए में डेली आके मेरे, इनको नींद नहीं आता था ज्ञान जी को, डेली आके बोलते थे तुम्हारे चक्कर में फंस गया।
तो अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, मैं बढ़िया। ये नहीं बोलता था, मैं एक्चुअली इतना इसमें रिसर्च कर रहा था कि मैं उसका एनालिसिस समझना चाहता था तो कि मतलब अभी क्या होने वाला है करके। कितना प्रॉफिट हुआ आप लोग को ये बताइए, नंबर्स में बात कीजिए। अभी मेरा नंबर्स में तो 10,000, मेरा इंट्राडे हम लोग मेरा बहुत किए। 28,000 लॉस है, हुआ है, अच्छा क्योंकि मैंने वैसे गुस्सा में आके बेच दिया। अच्छा, और आपका दया जी? 28,000 का लॉस। मैं ज्ञान तो जी इसमें प्रॉफिट में। शुरू से बना हुआ हूँ सरफराज अच्छा जी। अच्छा। इंट्राडे मैं इसमें बहुत करता हूँ, आज भी मेरा इंट्राडे पिट जाता है। दूसरा दूसरा आपका आइडिया बुल भी 2-3 बार धोखा दिया है, मगर आइडिया कभी भी मेरे को धोखा नहीं देता है। जब भी इंट्राडे करता हूँ कुछ दे के ही जाता है। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। देखिए हम लोग तो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, ठीक है, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे जो है ट्रेडर्स की समझ हो ज्यादा, अपने एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। आप ये बताइए दया जी कि आपने भी 40-50 लाख का जो लॉस कहा आपने, वो जो कुशल करके जो कंपनी थी उसमें, और आपने प्रॉफिट भी अच्छा बनाया, तो ओवरऑल आपका मार्केट में क्या है? आप ओवरऑल प्रॉफिट में या लॉस में है? नहीं आपने नहीं, जो मैंने बहुत बड़ा बड़ा लॉस जो किया, नॉट बिकॉज ऑफ स्टॉक का, मतलब मुझे नहीं आता है उसके लिए लॉस नहीं किया है मैंने। वो तो दोस्ती यारी का लॉस है तो मेरा। वही मतलब सब स्टॉक मार्केट में जितना भी पैसा आपने लगाया है, जितना भी कमाया है, ओवरऑल आप प्रॉफिट में या लॉस में है? अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए, वरना कोई बात ओवरऑल लॉस पे है, क्योंकि मेरा 2 बड़ा बड़ा झटका लगा हुआ है, नहीं। अच्छा तो इसके लिए लॉस पे है, मतलब मोटा मोटा पैसा गया है। अच्छा अच्छा। वैसे जो जो मैं खुद मैनेज करता हूँ, तो ये तो वो स्टॉक देख के भी आप समझ गए होंगे वो कौन सा स्टॉक है, राइट? हम्म। वो जो जो हम लोग प्राइस रिगिंग करके उठाते हैं ना शेयर को, हम्म नकली, मतलब जो भी पूरा छोटा मोटा शेयर होता है, हम्म। तो आप 2016 17 या 18 का वो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ शेयर वही था आपका, कुशल ही था, एशिया का। अच्छा, आपको आपको मालूम नहीं होगा वो, नहीं नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं पता इसके बारे में, बिल्कुल नहीं पता। वो तो एंड भांडा ऐसे उसका फूट गया कि उसका सीएनबीसी पे उसके सीएफओ को बुलाया, तो एंड द सीएफओ, द काइंड ऑफ सीएफओ चपरासी को बना के रख दिया था ना, कि अच्छा अच्छा वो अच्छा बोला अच्छा। मुझे कैसे मालूम कैसे शेयर बढ़ गया, एंड देन ऑल डीआरआई सारे लोग उसको पीछे पड़ गए फिर। मतलब उस एक सो बेवकूफ की वजह से। हाँ, नहीं, कोई भी स्टॉक इतना बढ़ जाता है तो इट इट विल कम इन ऑल स्कैनर्स ना, हम्म। तो चलिए ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स, मैं आप सारे लोगों से मार्केट। यही बोलूंगा, बाकी जो लोग हैं जो एज में छोटे हैं, देखिए दया जी हमारे सीनियर है, मेरे से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है, ठीक है। और मेरे साथ और भी आपके बाद वाले बैच में भी एक 60 साल के बुजुर्ग ने ज्वाइन किया है, जो जो तो मेरे फादर के एज के हुए, 60 साल के हुए हैं, तो ठीक है। उन्होंने भी अच्छा खासा जो है मार्केट में पैसा जो है लॉस किया है। तो देखिए हम लोग जो छोटे लोग हैं, जो 30 के नीचे हैं या 30-35 साल के एज के हैं, वो कभी ये ना सोचे कि वो मार्केट में उनकी एंट्री लेट हो रही है, उनको 20 साल के जो मार्केट में आ जाना चाहिए था। अभी भी जो है सही टाइम में मार्केट में आने का। लेकिन ये जो दया जी है या फिर जो एक है क्या नाम उनका, प्रकाश जी हैं, उनसे आप लोग हो सकता है मिलेंगे आगे चल के। तो ये लोग सीनियर लोग हैं, इनके इनके पास में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो इनसे हमें सीखने की जरूरत है। मैं इसलिए दया जी से एक क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, ताकि ये अपनी दुनिया में अगर आप हर कुछ खुद की गलती से सीखेंगे ना, तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, गलती करते चले जाएंगे। तो दूसरे ने जो गलती की है उससे आप सीखिए, उनको रिस्पेक्ट देने के साथ में। तो आपको समझ में ये आता है कि शेयर मार्केट में आपको जो, अगर आपको रहना है, तो बात नंबर एक, जो पहले मैंने बात कही कि जो लॉस में जा रहा है उसको काटिए, जो प्रॉफिट में आ रहा है उसको रन होने दीजिए, ठीक है। ये सुनने में छोटा सा स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में जब हम और डीप जब इसको हम कूदेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, कि ऐसा भी नहीं है कि ऊपर जाया जा रहा है कभी भी हम बैठे हुए और नीचे आगे सब काट रहे हैं। ये सब बातें हम करेंगे बाद में। लेकिन जो लॉस में उसको काटिए, जैसे अगर कुशल वाला का 40 लाख का लॉस बता रहे थे अभी, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको नहीं फंसना है। हमेशा जो है अपने पोर्टफोलियो करना है, इतना ज्यादा जो है अच्छे तरीके से आप मैनेज कीजिए कि आप बैंकरप्ट कभी ना हो पाए। जैसे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले मैं कहता हूँ तो हमेशा ब्लू चिप में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए। आप जितने पिटे हुए जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, जिसको पीएसयू स्टॉक्स कहते हैं, पीएसयू बैंक होता है, और एक वो जो कंपनीज है, जो नॉर्थन कंपनी है इंडिया की, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, इन सबको ले लीजिए। लेकिन इन सबको अगर आप ले रहे हैं तो ये सोच के बिल्कुल मत लीजिए कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ। ये सारा जो चाय का पैसा, कॉफी का पैसा जो है, जो बच रहा है आपका, पेट्रोल का पैसा बच रहा है कभी, तो उसका ले लीजिए और लेकर छोड़ दीजिए अगले जनरेशन के लिए, ठीक है। अब जो पैसा, अब जैसे कुशल है, ये कुशल 3 रुपए पे आ गया, तो मैं जो है अगले जनरेशन के लिए कुशल को लेने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा आप जो है इंडियन ऑयल को लीजिए, क्योंकि कभी भी जो है अगर ऊपर गया तो फिर ये रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा।
यस बैंक लीजिए, आइडिया लीजिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं लीजिए, हमेशा रखने के लिए लीजिए। ठीक है, अभी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई है, उसी का मैं वेट कर रहा था। ये इन्वेंट्री आई है -0.67 और एक्सपेक्टेड था -2.35, यानी कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा जो है ऑयल का रिजर्व है, तो प्राइस को आना चाहिए नीचे। देखिए अब क्रूड ऑयल जो है कैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक चीज और मैं जरा प्राइस एक्शन की एक बात बता दूं, छोटी सी बात आपको। संदीप जी ने ज्वाइन किया है, हाँ संदीप जी ने ज्वाइन किया है। प्राइस अभी एक्शन सर रास्ता में कितना चाहिए ट्रेड करने के लिए क्रूड ऑयल में? अभी पूरा चाहिए उसमें? पूरा चाहिए। अब क्रूड ऑयल में कोई मार्जिन नहीं देता है, 1 लाख रुपए चाहिए उसमें भी। क्रूड में तो खैर ट्रेड कर ही नहीं सकता अभी, मुझे मैं तो भूल ही गया था कि मैं क्रूड में ट्रेड नहीं कर सकता। एनीवे, मैं प्राइस एक्शन की एक बात बता दूं आपको। देखिए और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अभी ना आने वाले कुछ दिनों में मैं 2-3 दिन की छुट्टी लूंगा, यानी कि 1 हफ्ते की छुट्टी लूंगा। उसका रीजन क्या है कि मेरे पास बताने के लिए जो बातें हैं ना, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तब जाके जो है जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा, तब जाके मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मैं अभी जो है 1 हफ्ते की छुट्टी लूंगा प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि मैं आप लोग को ठीक से समझा सकूं चीजों को। देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है हम क्रूड का चार्ट पहले देख लेते हैं, जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्रूड का चार्ट देखिए। ये और ये चार्ट आज का नहीं है, पिछला सेशन हमारा कब हुआ था, मेरे ख्याल से 30 तारीख को हुआ था ना। मैं 30 तारीख के चार्ट पे जाना चाहता हूँ, और इसमें जो है एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और आप लोग बोलते कि नहीं प्राइस को नीचे जाना चाहिए। तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा था, ये जो है पर्टिकुलर स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस चीज को जो है मैं कैसे रीड कर रहा था इस कैंडल को। ये कैंडल अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्राइस को बिल्कुल अच्छे से जो है बता सकते हैं कि यहाँ से इस प्राइस को ऊपर जाने का या यहाँ से उठ जाने का कोई रीजन नहीं है, यहाँ से नीचे ही जाना है प्राइस को। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, देखिए उसके बारे में बताता हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ से जब ये कैंडल ऊपर उठना शुरू कर रहा है, तो इस कैंडल को जो ना बड़े गौर से देखेंगे। ये जो कैंडल है, इस कैंडल की क्या खासियत है ये देखिए। ये जो कैंडल है ये रेसिस्टेंस लेवल पे है। आपको पता है कि प्रीवियस डे हाई और ये R3 का लेवल है, ये रेसिस्टेंस का लेवल है। तो ये हमेशा जो है यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस एरिया में हम सेल करेंगे, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लेगा तो, और इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम बाई करेंगे। ये हमारा हॉल्ट जोन है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और जब इस एंट्री पे ये कैंडल कैसी बन रही है ये देखिए। यहाँ तक आते आते इस कैंडल ने दम तोड़ दिया था, लेकिन इस कैंडल ये कैंडल जो है ना, अगर ये वाला कैंडल इसके पहले होता, ये कैंडल पहले होता और ये कैंडल बाद में होता, तब आपको लगता कि हाँ भैया रेसिस्टेंस पे जो है ना ये इसने ये वाला कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। लेकिन आपको कभी भी आगे से रेसिस्टेंस पे एक ऐसी कैंडल मिले जो सबसे बड़ी कैंडल हो पूरे ट्रेंड की। आपको ये दिख रहा है कि ये पूरा एक ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देखें तो छोटे छोटे पुल बैक्स को अगर आप छोड़ दें, तो यहाँ से मार्केट उठी है, ये पूरी ट्रेंड है। और ट्रेंड में आने के बाद में ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल पीछे पे जितने कैंडल्स बनी है इस ट्रेंड में, उसमें सबसे बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल जो कि रेजिस्टेंस पे बन रही है और पीछे की सारी कैंडल से बड़ी कैंडल है, और उसके बाद उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉर्शन कैंडल, और यहाँ पे आप सेल करेंगे। इस ये कैंडल का बनते ही आप सेल कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो है अब मैं बताता हूं कि जब प्राइस यहाँ पे होगा तो क्या होगा। क्योंकि ये बात जो है मैं खुद जो है आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बात मुझे उस दिन समझ में नहीं आई थी, और उस दिन भी ये बात मेरे दिमाग में गई ही नहीं थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस एक्शन प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ध्यान से आप चीजों को जो है मेमोराइज करेंगे, समझेंगे चीजों को, प्राइस को, उतना ज्यादा जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कैंडल को एग्जॉर्शन कैंडल कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पीछे के सारे कैंडल से बड़ा कैंडल है, रेजिस्टेंस से बन रहा है, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके बाद में ये एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये रैली एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसके बाद मार्केट को नीचे ही नीचे जाना है। अब ये प्राइस एक्शन क्या है, थ्योरी है, ये ऐसा होगा ही होगा। कहीं भी आपको एग्जॉर्शन कैंडल अगर आपको दिख जाए, और एग्जॉर्शन कैंडल किसको बोलेंगे? जो पीछे के सारे कैंडल में सबसे बड़ा कैंडल हो। और वॉल्यूम वाइज भी देखिए, तो ये जो वॉल्यूम है, तो पीछे के वॉल्यूम से सबसे बड़ा वॉल्यूम है, और इस वजह से इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो एग्जॉर्शन कैंडल वॉल्यूम वाइज भी हुआ, और एग्जॉर्शन कैंडल क्या हुआ, ये प्राइस वाइज भी हुआ। तो यहाँ पे आप आंख बंद करके सेल करेंगे। लेकिन जब ये तो आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे चला गया, तो आप कहेंगे हाँ हम तो सेल कर देंगे। लेकिन जब ये कैंडल बनेगा ना,
तो आपके अंदर में जो आपके जो एंडोर्फिन्स है और आपके अंदर में जो केमिकल लोचा होगा वो सब बोलेगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा कैंडल है, ये तो इतना नीचे रैली है, यहाँ पे तो बाइंग करना है। और ये अगर नीचे आता भी है तो आप कहेंगे कि ये पुल बैक है, अब यहाँ से अब मैं यहाँ पे फिर से बाई कर लेता हूँ क्योंकि ये पुल बैक है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखो ये पुल बैक है और इसके ऊपर से ऊपर जाने की संभावना है। इतना बड़ा ये रैली, इतनी बड़ी रैली, अगर इसको माने तो 50% का करेक्शन, अगर इसको लेंथ माने, ये इतना बड़ा मूव है, वर्टिकल मूव, और ये जो है 50% करेक्शन है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये एक थ्योरी तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन आपको हमेशा ये देखना है एग्जॉर्सन कैंडल को कि यहाँ पे कौन सा कैंडल बन रहा है। जो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे ये एग्जॉर्सन कैंडल है, तो यहाँ पे आंख खोल के सेल करेंगे। पूरी दुनिया को लगेगा कि यहाँ पे बाई है, सारे इंडिकेटर यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे आप जो है सेल करेंगे। लेकिन लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे सेल करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए और कितना जो है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको प्राइस एक्शन आता है, ये एग्जॉर्सन कैंडल है। मुझे उस दिन ये नहीं दिखा था, दिख गया होता तो मैं सेल करके खुद पैसे बना चुका होता, क्योंकि उस दिन इस दिन जो है जी एक ही चीज है, आप EMA 21 को आप के ऊपर आप ध्यान नहीं देते ना? बिल्कुल देता हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड बता देता ना अपने को, अगर आप देखेंगे, मतलब आप देते होंगे, बट जस्ट मतलब आई एम टेलिंग मोर ऑन डिफरेंट सेंस कि ये जहां तक इसके ऊपर कैंडल है तो उठ रहा है और उसके बाद थोड़ा देर रुक जाएंगे और फिर गिर रहा है, तो ये थ्योरी नहीं चलाते क्या? चलिए अगर आपके हिसाब से देखें, ये थ्योरी मैं चलाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप प्राइस एक्शन के डीप में जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे EMA 21 की इंपॉर्टेंस आप कम करते जाएंगे, धीरे धीरे आप एलिमिनेट ही कर देंगे। अच्छा, जो बेसिक लेवल का प्राइस एक्शन है, जैसे कि आपको याद है, असल में आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सेशन, यानी कि मैं ये बताया कि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल का नहीं बताया है, लेकिन जो लोग एकदम बेसिक लेवल का प्राइस एक्शन सीखते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि देखिए, ये सबसे पहले मैं सेशन में स्टार्ट करता हूँ कि ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है, और मैं उसमें एक येलो लाइन डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 5th स्टैंडर्ड का प्राइस एक्शन है। लेकिन ये भी जो है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, ये 5वें स्टैंडर्ड का प्राइस एक्शन को भी फॉलो करेंगे, तभी भी पैसा बनेगा आपको। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब जो है आप हाई लेवल की थोड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा रफ एंड टफ बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये लाइव मार्केट में इस कैंडल को पकड़ना भी मुश्किल है। और अगर आपने इसको पकड़ लिया, अगर सोचिए अगर आप मार्केट में बैठे हुए और आपने इस कैंडल को पकड़ लिया, आपको चीजें समझ में आ गई, आप यहाँ पे सेल करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? यही तो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के ऊपर में। कितना छोटा स्टॉप लॉस से आप काम कर रहे हैं, और गारंटी क्या है? 99% गारंटी है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सही जगह जबरदस्ती का एग्जॉर्सन कैंडल नहीं बनाया है, रियल एग्जॉर्सन कैंडल है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा राइट की तरफ जो है स्लाइड कर दें, अब देखिए अब डर कितना होगा, ये राइट की तरफ स्लाइड कर दिए जहां तक, ठीक है। इतनी बड़ी रैली, कोई यहाँ पे कौन ऐसा इंसान होगा या कौन ऐसा इंडिकेटर होगा जो यहाँ पे सेल करने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, तो आपको अभी तक जो कैंडल दिख रहा है, सबसे बड़ी कैंडल क्या है? यही कैंडल है जो हाल फिलहाल में बनी हुई है। ये कैंडल जो है ना, ये जो वॉल्यूम कैंडल है, ये 2 बजे के पहले, 1:30 बजे के पहले बनी हुई है। तो ये बिल्कुल जोन ही अलग है, दुनिया के किसी दूसरे कोने के लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। एक ये अलग टाइम फ्रेम में ये चार्ट बन रहा है। आगे अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि टाइम, अलग अलग टाइम फ्रेम में चीजों को हम देखते हैं। तो ये एग्जॉर्सन कैंडल है। अब पूरी दुनिया पे बाई कर रही होगी, लेकिन आप प्राइस एक्शन ट्रेड, तो यहाँ पे सेल करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। मैं खुद नहीं पकड़ पाया था क्योंकि मेरा फोकस नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लीजिए, आप EMA 21 के हिसाब से अगर आप बात करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल, जो लोगों ने मेरा सेशन बहुत पहले ज्वाइन किया होगा, 2-4 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, तो उनको मैं बोलता हूँ कि सेल कब करेंगे? जब EMA 21 ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा, जो कैंडल रिटेस्ट कर रहा है उसका लो ब्रेक होगा, तब आप सेल करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सेल करेंगे कि EMA 21 को इसने ब्रेक कर दिया, अब तक EMA 21 के ऊपर था, अब इसने ब्रेक किया है, रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है, यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक है। ये भी परफेक्ट है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है, ये 5वें क्लास का प्राइस एक्शन है। ये बेइज्जती में 5वें क्लास का प्राइस एक्शन नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए 5वां क्लास में इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये प्राइस एक्शन, ये यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है, जो EMA 21 के हिसाब से, ये भी प्राइस एक्शन ही यूज कर रहा है, लेकिन ये बच्चों वाला प्राइस एक्शन है। जो FIs यूज करते हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, उनको यहीं पे समझ में आ गया। उनका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है और प्रोबेबिलिटी कितनी डाउन है। इन्होंने अब ऑलरेडी, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और आप एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको रैली भी छोटी मिलेगी और आपका हाँ, ये है, ये अपने को थोड़ा सा कम मिल रहा है सरफराज जी।
मगर मैं आपका हमेशा यही पकड़ता हूँ, मतलब ये EMA 21 के पास है, ठीक है, जहां दूर जाने लगा, थोड़ा सा दूर जाता है तो मैं समझ गया कि मेरे को निकल जाना है। जी दैट इज, मतलब वो एक सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, वो मैंने भी और मैंने बताया था आपको आपको क्या, कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। हाँ आपने बोला तो वही हमको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हाँ। कैंडल बना है ना, ये एग्जॉर्शन कैंडल हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम वाइज भी बड़ा कैंडल है, रेसिस्टेंस पे बना है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर रेसिस्टेंस पे कई बार ऐसा होगा, अब वो चार्ट ढूंढने में टाइम लगेगा तो मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि अगर ये रेसिस्टेंस की लाइन है आपकी, ये रेसिस्टेंस, ये पीडीएच की लाइन है, तो अब पीडीएच पे जो कैंडल बन रहा है ना, वो ये रैली है, ठीक है, ये कैंडल्स की रैली है, ठीक है, और पीडीएच पे आते आते अब इसका दम निकल गया। तो ये भी कंफर्मेशन है कि भैया अब प्राइस जो है ये पीडीएच को ब्रेक नहीं करने वाला है, तो आप जो है यहाँ पर सेल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं और पीडीएच पे प्रीवियस हाई पे रेसिस्टेंस लेते हुए बन रहा है। तो या तो अगर ये स्ट्रक्चर बने तब आप पीडीएच पे तुरंत सेल कर देंगे, या फिर ये एग्जॉर्शन कैंडल अगर पीडीएच पे बन जाए, जो कि आपको ऑयल के चार्ट में दिख रहा है, तब आप पीडीएच पे सेल कर देंगे। तो ये एक मैं प्राइस एक्शन की बात बता रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको दो चार बात और प्राइस एक्शन की बता दूं। अब जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें जो है ये थोड़ा सा अलग लेवल की है। हो सकता है आप लोग को लगे कि यार पिछली बातों से जो है मैं पीछे की बातों को काट के अब नई बात बता रहा हूँ, तो बिल्कुल सही है। पीछे मैंने अभी तक जैसे कि EMA 21 का जो मैंने बताया कि EMA 21 के नीचे जाता आप सेल कीजिए, वो भी कीजिए, वो भी प्राइस एक्शन ही है, लेकिन वो बहुत जो है बेसिक प्राइस एक्शन है, राइट। अब मैं थोड़ा सा टफ लेवल का प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो चार्ट के बारे में जो है ना एक चीज बताता हूँ। आपको हमेशा जो है ना, आपको मार्केट में आपको हमेशा जो है ना ट्रेंड पहचानना है कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है कौन से ट्रेंड में है, ऊपर के ट्रेंड में है या नीचे के ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। एक बार आपको ट्रेंड